हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं एक बार फिर आपके सामने फेसबुक में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिन्होंने नोमैडिक ट्राइब के ऊपर अपनी रिसर्च की है और ये इनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। और जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं वो एक पत्रकार भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, शुरुआती पढ़ाई जो उन्होंने जर्नलिज्म से की और बाद में वो टिस जो कि बॉम्बे में वाक़ है, वहाँ पे वो पीएचडी कर रही हैं वहाँ पे। और इससे पहले उन्होंने जो अपनी एमफिल है वो नोमैडिक ट्राइब के ऊपर और जो औरतों के जो सवाल थे, जो शेफर्ड कम्युनिटी के जो सवाल थे, इसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के बिहाफ पे उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आरती कड़े जी, आरती जी आपका स्वागत है जी। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आप बात करने के लिए मौका दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप डिस्कशन की शुरुआत करिए कि आप जो जिस नोमैडिक कम्युनिटीज़ के बारे में जो भी जानना चाहते हैं और मैं बता पाऊँगी तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले साथियों, एक बात हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि हम जिस कम्युनिटी में पैदा होते हैं, जनरली हमको लगता है कि पूरी दुनिया वैसी ही है, लेकिन ऐसी दुनिया नहीं है। आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइए कि हमारे अखबार और मीडिया वाले लोग कितनी खबरें और कौन-सी बातें नोमैडिक ट्राइब के ऊपर करते हैं, कौन-सी बातें वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स के ऊपर करते हैं। आपको पता है कि उनकी आबादी कोई 100 या 200 या 1000 और 2000 और 10,000 नहीं है कि कोई ये कह सकता है कि हाँ, भाई बहुत छोटी कम्युनिटीज़ हैं, हमें क्या पता है उनके बारे में। आपको जानकर ताज्जुब होगा और मुझे भी ताज्जुब है कि आज जो नोमैडिक ट्राइब जो हैं और जो आपका डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, उनकी तादाद तकरीबन एक आंकड़े के मुताबिक 11 करोड़ कहा जा रहा है, एक आंकड़े के मुताबिक 13 करोड़ बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि 11 से 13 करोड़ का मतलब ये हुआ कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन हमारे मुल्क में 11, 12, 13% जो है कम से कम, जो कि इन कम्युनिटियों की नुमाइंदगी है, उनकी आबादी है। लेकिन आप कहीं उनको स्कूल में पाते हैं, आप कहीं उनको किसी कॉलेज में पाते हैं, कहीं आपने टीचर किसी को नोमैडिक ट्राइब से ताल्लुक रखने वाले लोगों से आपने 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 कभी उनको देखा है कहीं वहाँ पे? तो ये क्या बता रहा है कि हमारा सोसाइटी किस तरह से इनसेंसिटिव है अपने ही लोगों के, अपने ही लोग हैं जो अपने ही भारतीय हैं, उनके बारे में। अब आप लोग कुछ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि नोमैडिक ट्राइब जो है वो कौन लोग हैं? तो मैंने अभी कुछ देर पहले ये मतलब इंटरव्यू में आने से पहले आरती जी का मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था और उनकी की ज़बान में नोमैडिक ट्राइब वो लोग हैं जो घूमते हैं, यानी जो सेटल्ड कम्युनिटी नहीं है। आपकी और हमारे तरह उनके पास फ्लैट और बंगले नहीं है, वो घूमते हैं और उसी में उनकी जो ज़िंदगी है वो चलती है। और जब कोई कम्युनिटी हमेशा, आप समझिए कि आप मूव पे रहे, मूव पे मतलब हमेशा घूमती रहे, तो आपको पता होगा कि वो स्कूल कैसे जाएँगे। आजकल है ना कि 10 किलो अनाज और 5 किलो अनाज लेने के लिए भी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास सरकारी कागज़ात होने चाहिए, नहीं तो सरकार आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है। तो जो कम्युनिटी, जो कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 12 से 13% की करीब में है, वो घूमती है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी जो ज़बान है वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी और आपकी तरह अंग्रेज़ी और शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। तो उनकी क्या हालत है? आज गरीबी में वो सबसे नीचे हैं। उनके पास अगर आप कहें तो उनकी महिलाओं के ऊपर वायलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसके ऊपर आरती जी हमको और ज़्यादा बताएँगी। उनका रिसर्च इस सारे मौज़ू पे है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, गुर्बत में हैं, कहीं पॉलिटिक्स में नहीं है, कहीं उनको सरकारी दफ्तर में नहीं है, कोई कल्चरल इदारे जो हैं, मान लीजिए जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ है, वो कहीं के कहीं नहीं है। और ऐसे लोग अखबार और मीडिया में भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए और कम से कम इस इश्यू पे एक बहस शुरू होनी चाहिए? इसी कड़ी में मैंने सोचा और मैंने बहुत गुजारिश की आरती जी को आने के लिए, जिनका ताल्लुक विदर्भा रीजन जो महाराष्ट्र में है, और इनका जो घर है वो वर्धा में है। और वर्धा हम सब लोग जानते हैं कि
जो वर्धा है वहाँ पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, हिंदी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी हम सब जेएनयू से भी और आसपास के बहुत सारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं। और वो इलाका गांधी जी से के लिए भी बहुत मशहूर है, वहाँ पे उनका भी आश्रम था, और भी सारी चीजें हैं जो हमको नहीं बताई गई है, और आरती जी बताएंगी उन सारे बातों के बारे में। अब मैं बिल्कुल अपना मुंह बंद कर रहा हूँ, और आरती जी सबसे पहला सवाल आपसे है, आप अपने बारे में बताइए, आप किस कम्युनिटी से आती हैं, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ की, और आपने जो 30 तक अपना जो मुकाम वहां से जो एक वर्धा जैसी जगह से अपने बॉम्बे में जाकर वहां पे पढ़ाई की, बहुत कठिन रास्ता होगा, थोड़ा हम लोग को डिटेल से अपने बारे में बताइए जी। थैंक यू। तो जैसे कि आपने कहा नोमैडिक कम्युनिटीज कौन है, तो आप सबसे पहले तो मैं यही शुरुआत ही करना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से बताया कि नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो है वो लोग होते हैं जो एक जगह पे रुकते नहीं हैं, जो घरों में रहते नहीं हैं। और आपने जिस तरह से बताया कि क्या हम उनको देखते हैं यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, इनका इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है फिर भी हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नोमैडिक कम्युनिटीज़ घूमते हैं ज़रूर, पर उनके जीवन में उनके घूमने को कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। तो ये बात बहुत बार हम मिस कर देते हैं कि और ये कम्युनिटीज़ हम अपने आसपास ही देखते हैं, पर हम उनको देख नहीं पाते हम कि ये उनका हो सकता है कि इनका कल्चर हो सकता है ये इनकी आइडेंटिटी हो। तो हम अक्सर देखते हैं अपने एक सेटल्ड कम्युनिटी के नज़र से, और यहाँ पे भारत में हम कास्ट सोसाइटी की नज़र से देखते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमें हमारे वो आसपास नहीं है। तो यही सिर्फ बोलना था। और आपने जैसे पूछा कि मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, हेलो जी जी कंटिन्यू कीजिए जी। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव से मैं हूँ, और शुरुआत में पढ़ाई मेरी गांव में ही हुई है। और गांव में जैसे कि मराठी मीडियम में गवर्नमेंट के स्कूल में ही पढ़ाई हुई थी। और उसके बाद जैसे टीचर्स को लगा कि ये पढ़ाई में अच्छी है, तो उन्होंने घर वालों से कहा कि इसे शहर में भेजना चाहिए। तो मेरे पापा ने बहुत ही मुश्किलों से मुझे पढ़ाया है। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसका रिलेवेंस कहीं दिख नहीं रहा है। अपने इश्यूज को एज अ वुमेन, अपने इश्यूज को एज अ धनगर कम्युनिटी की वुमेन मैं कहीं पे रख पाऊँ, इस तरह से पढ़ाई मुझे करनी है। तो इसीलिए मैंने फिर जर्नलिज्म को चूज़ किया। और उसके बाद हमें अपने रीजन में तो पता नहीं होता है कि हायर एजुकेशन क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट क्या है, जेएनयू क्या है, आईआईटी क्या है, ये सारे नाम भी नहीं सुने होते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रगल होता है कि कहीं से आप ये सुन लो, ये दो चार जो नाम हैं वो कहीं से सुन लो। उसके बाद एक डर रहता है कि ये जगह तो शायद हमारे लिए नहीं है, हम तो उतने लायक ही नहीं हैं कि आईआईटी में पढ़ सके। तो ये कहीं दूर से देखना होता है कि किसी शर्मा या कुलकर्णी का बच्चा है, उनके बारे में हमें बताते रहते हैं पेरेंट्स की, देखो कितनी पढ़ाई कर ली, उन्होंने कहीं आईआईटी में चले गए। तो हम अपनी चुपचाप से सुनते हैं कि हाँ शायद वो हमसे ज़्यादा होशियार है इसीलिए वो पहुंच गए उधर। तो इस तरह से होता है। तो महाराष्ट्र में हम सबको पता है कि अम्बेडकराइट मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट का प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी मैं इस मूवमेंट की वजह से ही मैं टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में जान पाई। मेरे एक मेंटर है अनूप कुमार सर है, अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट है।
तो वो मेरे जैसे कई कई सारे बच्चों को गाइडेंस देते हैं, एंट्रेंस ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कल्चरल कैपिटल जो है लैक करता है, तो ये जो लैक है ये भर के निकालने का काम वो करते हैं। तो उनकी वजह से ही मैं टाटा इंस्टीट्यूट की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर पाई, और एक एक कॉन्फिडेंस मुझ में आया कि हाँ मैं भी वहाँ पे जा सकती हूँ। और एक चीज़ होती है कि जब भी आप ऐसी जगह पे एंटर करते हो तो बहुत वेलकमिंग नहीं होता है वहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए, और एक एक हम अपना स्पेस ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमें दिखते हैं कि हाँ ये हमारी जगह है शायद, तो उस तरह से हम इंक्लाइन होते हैं। पर दूसरा इंक्लिनेशन ये होता है अ, कि जैसे सोशल साइंसेस में पढ़ाई करते समय एक तरफ ढकेला जाता है कि तुम अपने बारे में पढ़ो, तुम कौन सी कम्युनिटी से हो उसी पे रिसर्च करो। तो उसी तरह से हुआ, क्योंकि तुम जो हो तुम एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं बन सकते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ टैग लगेगा उसके सामने। तो तुम नोमैडिक सोशल एक्टिविस्ट बन जाओ, तुम दलित सोशल एक्टिविस्ट बन जाओ। तो उसी तरह से मतलब मैंने बाय चॉइस ये टॉपिक चूज नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में कॉन्शियस माइंड में वो एक डायरेक्शन डाल दिया गया, या फिर एक ज़रूरत पैदा कर दी गई कि अरे इस पे तो कोई नहीं पढ़ रहा है, इसमें तो कोई नहीं जानने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कौन लिखेगा, तो हम ही को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये समझना नहीं है, मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में, मुझे अपनी कम्युनिटी के बारे में समझना नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि किसी ने नहीं किया अभी तक मेरे कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी के वुमेन के बारे में किसी ने नहीं लिखा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता दूसरा, मुझे इसी के बारे में लिखना पड़ेगा, यही बोलना पड़ेगा। और मुझे ये बात अच्छी भी लगती है, पर मुझे बाकी स्टूडेंट्स की तरह बहुत कुछ पढ़ने मिलता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। जी, आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी हमारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आरती जी ने 2019 में एमफिल जो अपनी थी उन्होंने टिस में जमा की, और उनका जो टॉपिक था, जो टाइटल था एमफिल का, वो वुमेन्स लाइव्स इन नोमैडिज्म, ए स्टडी ऑफ नोमैडिक ढांगर ढागर सेफर्ड वुमेन इन पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो अगर मैं उसको हिंदी में बताऊं या हिंदुस्तानी में बताऊं तो ये है कि उन्होंने महाराष्ट्र के जो पुणे जिले हैं वहां पे एक नोमैडिक, एक घुमंतु आदिवासी जो जाति है जिसका धांगर, अगर मैं प्रोनाउंस करेक्ट कर पा रहा हूं, तो उनके ऊपर उन्होंने पीएचडी सॉरी एमफिल की है। उन्होंने अपना एमफिल डिसर्टेशन लिखा है, और उन्होंने औरतों के सवाल, महिलाओं के जो सवाल थे, जो नोमैडिक जो इश्यूज के साथ उन्होंने इसको जोड़ के देखा है। तो हम तो चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आपके काम से कुछ सीखना चाहेंगे। तो कुछ आप अपने क्या, कैसे टॉपिक आपके पास आया, इस टॉपिक में आपने क्या रिसर्च किया, इसके क्या कंक्लूजन थे, कहाँ कहाँ फील्ड वर्क किया, थोड़ा हम लोगों को बताइए। जी, तो ये टॉपिक लेने के लिए क्यों सोचा, एक तरह से मैंने एक शुरुआत तो बताई आपको। पर दूसरी चीज़ ये हुई कि जैसे नोमैडिक कम्युनिटीज़ जब भी कास्ट सोसाइटी में सब्ज्यूम होती है या फिर सेटल होने की कोशिश करती है, सेडेंटरी लाइफ जीने की कोशिश करती है, तो उनका जो कल्चर है, उनकी उनकी संस्कृति, उनकी ट्रेडिशन, उनकी भाषाएं, ये सारी ख़त्म हो जाती है और वो हिंदुआइज्ड हो जाते हैं, और उनकी नई आइडेंटिटी बन जाती, हिंदू आइडेंटिटी बन जाती है। तो मेरी जो फैमिली है वो इसी तरह से है। मेरे कई 3 जनरेशन पहले जो है मेरे घर में लोग 3 जनरेशन पहले नोमैडिज्म प्रैक्टिस करते थे, और वो एक गाँव में उनके नोमैडिज्म प्रैक्टिस करने का जो रूट है, उसी रूट पे एक गाँव में वो सेटल हो गए। उसके बाद हमारा एक फार्मिंग का ऑक्यूपेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया,
और उसके साथ-साथ जो एज़ अ शेफ़र्ड उनका जो कल्चर है, अब शेफ़र्ड कम्युनिटी का जो कल्चर है वो काफ़ी कंपैटिबल होता है नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ। ये मतलब जैसे हम सेटल्ड लोग या एक एक भांडवली ब्राह्मणवादी सोसाइटी में रहने वाले लोग जो है वो जितना चाहे नेचर से लेना चाहते हैं, जितना एक्सप्लॉइट कर सके नेचर को उतना करते हैं। पर शेफर्ड कम्युनिटी के लोग या नोमैडिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं नेचर का। वो सीखते हैं नेचर से, उनका जो इंडिजिनस नॉलेज है वो नेचर से ही आता है। मैं कल ही बात कर रही थी एक कम्युनिटी मेंबर के साथ ही, तो वो मैं उनको पूछ रही थी कि एक इंसिडेंट हुआ था कोल्हापुर में लास्ट ईयर, बहुत बड़ा फ्लड आ गया था। तो एक न्यूज़ मैंने देखा था कि किस तरह से शेफर्ड कम्युनिटी उस जगह पे होती है फ्लड के टाइम पे जनरली, उनके जो कैंप्स होते हैं। अब ये कैंप में रहती है और बारिश के टाइम पे टेंट लगा के रहती है, और अदर जब बारिश नहीं होती विंटर और समर में बिना टेंट के खुले आसमान के नीचे रहते हैं। तो उसी तरह से उस समर में वो उस जगह पे होनी चाहिए थी, जब फ्लड आया था उस जगह पे होनी चाहिए थी, पर वो सारे के सारे जो लोग हैं वो वहाँ से निकल गए। तो फिर पता चला, उनसे बात करते हुए पता चला कि हमको पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है। तो कैसे पता लगा, तो हमें जो पेड़ पौधे हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है उनका, या फिर एनिमल्स जो है उनका ऑब्जर्वेशन होता है, उनकी जो हरकतों के ऊपर से वो समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है नेचर में। तो इतना ज़्यादा एक नॉलेज उनके पास होता है, और उसकी वजह से ही वो कल्चर जो है नेचर से सिमिलर होता है। पर ब्राह्मणिज़्म क्या करता है, हिंदुइज़्म क्या करता है कि हमें ये सारा जो हमारा कल्चर है वो ख़त्म कर देता है, हमें इससे कई दूर ले जाता है। और फिर अगर हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री हमारे पास नहीं रही तो फिर हमारा फ्यूचर भी नहीं रहेगा। तो यही मुझे लगा जब मैं एक मेरी कम्युनिटी पे गवर्नमेंट की तरफ से एक रिसर्च हो रहा था, क्योंकि एक यहाँ पे डिबेट चल रहा था रिजर्वेशन को लेके। जैसे आपको पता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कम्युनिटीज़ का रिजर्वेशन के लिए जो भी क्लेम चल रहा है उसी टाइप से। तो जब मेरे गांव में मेरी कम्युनिटी के लोग उनको बता रहे थे कि हमारे जो गॉड गॉडेसेस है वो ये है, या फिर हमारा जो कल्चर ये है ऐसा ऐसा है, तो मेरे लिए बहुत नया था वो। तो फिर मैं एक क्राइसिस में चली गई कि ये सब मुझे पता क्यों नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में वो सब मिसिंग है, वो सारे गॉड गॉडेसेस मिसिंग है। मेरे घर में गणपति है, लक्ष्मी है, जिनके बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं स्कूल में जाती थी, हमें संस्कृत में अथर्वशीष पढ़ाया जाता था और मुझे एक वर्ड भी उसका प्रोनाउंस करते नहीं आता था। तो मुझे लिपसिंग करना होता था, क्योंकि घर में कभी किसी ने ये पढ़ा ही नहीं है, कभी मैंने देखा ही नहीं है। घर वाले जैसे एक काम की तरह वो रखते हैं पूजा करने का सामान। तो मुझे लगता था कि स्कूल में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर वाले तो बहुत ये सिविलाइज्ड लोग नहीं, इनको कुछ भी नहीं आता, इनको संस्कृत नहीं आती। ये सब इम्पोज हुआ था स्कूल में। तो इस तरह से पढ़ाई, जब स्कूल में जाते हैं तो कुछ अलग ही पढ़ाई होती है, हम बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं उससे। तो फिर मुझे जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे एक कॉन्शियस आया, मैंने बाबा साहब को पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि मेरे घर वाले सिविलाइज नहीं है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि मेरे घर वालों ने अपना जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, और अभी वो कहीं किसी और कल्चर में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये जो जब जब ब्राह्मणाइजेशन हो जाता है, तब बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है वुमेन के ऊपर। तो वुमेन को फिर तुम वुमेन के ऊपर तुम कंट्रोल करो, उसकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करो, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा दो, उसको घर के अंदर रखो। तो फिर ये मतलब कहीं ना कहीं आप रिवर्स में जा रहे हो, कहीं कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेसिव थॉट्स आपके थे। आपकी वुमेन पूरा टाइम, कम्युनिटी की वुमेन एक जिम्मेदारी लेती थी, पूरा टाइम बाहर रहती थी, एक छत भी उनके लिए नहीं था। और ऐसी वुमेन को आप ब्राह्मणाइजेशन के प्रोसेस में एक चार दीवारी में लिमिट कर देते हो, तो ये कहीं ना कहीं पीछे जाने की प्रोसेस है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये तो सही नहीं है, तो मुझे ढूंढना होगा कि अगर किसी किसी पॉपुलेशन ने कम्युनिटी के अगर अभी भी प्रिजर्व करके रखी है चीज़ें, तो इसीलिए फिर मैंने ये जो टॉपिक है वो रिसर्च करने के लिए लिया था। एक सवाल आप मुझे बताइए, ये चीज जो आपने ये पॉइंट जो उठाया ना, कि अगर हम सेटल्ड हो जाते हैं, मतलब अगर जो जो नोमैडिक ट्राइब्स है अगर वो सेटल्ड हो जाते हैं, तो उसके साथ सेटल्ड होने के अलावा और सारे भी प्रोसेस हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपने कहा, सेटलमेंट के साथ फिर आप ब्राह्मणिकल ऑर्डर में आप उसके साथ शामिल होंगे, फोर्सफुली शामिल हो, या फिर आप हेजेमनी के तौर पर शामिल हो, फिर ब्राह्मणिज्म कंट्रोल करेगा, फिर जो ब्राह्मणिकल वैल्यूज जो होंगे उसको आप इम्बाइब करेंगे, और उसके बाद आपको जो आपके जो कल्चर थे जिसके साथ आपने हजारों सालों से जिया, उसके साथ आपको एक तरह का अनकंफर्टेबल लगने लगेगा, और फिर आप कंट्रोल करना शुरू करेंगे। फिर आपके गॉडेस एंड गॉडेसेस, देवी देवता भी नए आ जाएंगे, फिर औरतों के साथ आपका सलूक बिल्कुल अलग हो जाएगा, फिर औरतें पर्दा में, और फिर उनके ऊपर में सेक्सुअलिटी का कंट्रोल और ये सारी चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% कंट्रोल, मतलब आपके साथ 100% मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आपका सवाल फिर वही आदिवासी का जो डिबेट 1950 या 40 के अंदर में चलता था कि आदिवासियों के साथ आजाद भारत में क्या किया जाए। किसी को लगता था कि जैसे मान लीजिए उस जमाने में जिन लोगों ने मुखालफत की थी कि नहीं, उनका इंटीग्रेशन उस तरह से नहीं होना चाहिए, उसको एसिमुलेट नहीं करना चाहिए। जैसे आप अर्ली फेज में कुछ राइटर्स को ले लीजिए, तो उसको उस समय के नेशनलिस्ट लीडर लोग क्या कहते हैं कि आप जू बना के रखना चाहते हैं क्या, आप चिड़ियाघर बना के लोगों के साथ रखना चाहते हैं तो क्या। तो इस दुविधा को मतलब आरती जी जो कि उसी कम्युनिटी के साथ आती हैं, जो कि एक लेवल तक बहुत हद तक एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर, एक कैपिटलिस्ट ऑर्डर के साथ इंटीग्रेट हो चुकी हैं बहुत हद तक, चाहने और न चाहने के बाद भी बहुत तरह से उसी तरह से ऑपरेट कर रही हैं। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या बच जाता है? जी बिल्कुल, ये सवाल तो आना ही है कि क्या हम चाहते हैं कि उसी तरह से नोमैडिज्म प्रैक्टिस होते रहे, क्योंकि अभी के टाइम में नोमैडिज्म प्रैक्टिस करते रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नोमैडिक आइडेंटिटी भी, एक नोमैडिक कम्युनिटी भी होमोजीनियस नहीं है, उसमें कई सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ है, उनका अलग अलग लाइवलीहुड ऑक्यूपेशन है, उनका अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है, तो अलग अलग हिस्ट्रीज है। तो बिल्कुल ऐसा लग ही सकता है कि इस टाइम में क्या हम वैसे ही रहे। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम मॉडर्निटी में ना आए, या फिर तो ये हमारे देखने का एक हमारी देखने के हम जैसे देखते हो वो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम सस्टेनेबल किस चीज़ को मानते हैं और अनसस्टेनेबल किस चीज़ को मानते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि प्रीमिटिव है। ऐसा नहीं है। इस टाइम में अगर कोई जी रहा है तो वो मॉडर्निटी का पार्ट ही है। और हाँ, ज़रूर हमें चॉइस होनी चाहिए कि हमें जैसे रहना है वैसे रह सके, हमें शेफर्डिंग कंटिन्यू नहीं करना है, हमें सेटल होना है, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। और चॉइस होने के बाद हमें अपना कल्चर और
हिस्ट्री प्रिजर्व करने का भी चॉइस होना चाहिए। हमें पढ़ने लिखने का राइट ही नहीं है अगर, तो हम कैसे लिख पाएंगे? हमारा ओरल हिस्ट्री ओरल ही रह जाएगा। तो फिर जैसे कि मैं भूल चुकी थी, मुझे मेरे पास कुछ नहीं था, वैसे ही हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसी तरह से जीना है, मैं ये बोल रही हूँ कि हमें प्रिजर्व करके तो रखना है, हमें भूलना नहीं है, क्योंकि अच्छा था, प्रोग्रेसिव था, इसी और है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में था, हमें ऐसे ही लगता है कि कभी और था। अभी भी कई सारे लोग हैं जो इस चीज के साथ जी रहे हैं। तो मुझे यही कहना है कि हाँ, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, घरों में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, पर हम किसी और रिलीजन में क्यों असिमुलेट हो जाए? हमारा अपना हमारी अपनी भाषाएं है, हमारे अपना कल्चर है, ये सारा हमारे साथ रहना चाहिए। हम इसको डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे, हमको वो अपॉर्चुनिटीज दो। जी, तो अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं, अगर जो भी मैंने समझा, जो भी मैंने नोट्स लिया स्टूडेंट की तरफ, तो आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हिस्ट्री से हम इतनी दूर चले आए हैं तो उस हिस्ट्री में हम पीछे चले जाएं। ऐसा तो हिस्ट्री का मूवमेंट ऐसा होता नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनको इस बात की पूरी ऑटोनॉमी, पूरी इजाजत, पूरी हक, उनको हुकूक मिलने चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को, जो एक नेचर के करीब रह रहे हैं, जो कि उनका एक जीने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, उस तरीके के साथ आज जी पाए। और उनके ऊपर सेटल कम्युनिटीज होने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर ब्राह्मणिज्म को इम्पोज किया जाए और उनको एक लार्जर, सो कॉल्ड लार्जर जो ग्रेट रिलीजियस कम्युनिटी है उसका उनको हिस्सा बनाया जाए। आपका ये कहने का मतलब यही है। जी जी। तो हमें चॉइस एक और होना, मैं बोल रही थी कि हमें चॉइस होना चाहिए कि हमें किस तरह से जीना है, हम सेटल होना है या नोमैडिज्म में रहना है, वो चॉइस हमारा होना चाहिए। कोई और हम पे इम्पोज नहीं कर सकता है कि आप इस तरह से रहो, क्योंकि कोई और करता है तो हमें मतलब कौन सा कास्ट हायरार्की में कहाँ पे स्टेटस मिलता है? हाँ, जैसे बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटीज है जो मैं कुछ उसमें से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के लिस्ट में, क्रिमिनल ट्राइब्स के लिस्ट में कुछ ऐड कर दी गई थी, और कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज है उसमें नहीं थी, पर जिनको अनटचेबल समझा गया था। ऐसे बहुत सारे हैं, होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है ये। तो फिर जब इसमें सोसाइटी में, कास्ट सोसाइटी में आते हैं तो क्या स्टेटस देते हैं उनको? तो फिर ये नहीं चाहिए ना। ये इस तरह से अगर अच्छा स्टेटस नहीं है तो हमारे अपने वैल्यूज हमें जतन करने का जो स्पेस है वो मिलना चाहिए, ये मुझे बोलना था। जी, एक चीज मैं दोस्तों आपके सामने एक चीज शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं और जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में मालूमात बिल्कुल कम है, इस पे बहस बिल्कुल नहीं होती है और इसको बिल्कुल साइलेंटली इस इश्यूज को किल करने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है उनका प्लान हो कि वो धीरे धीरे उसको एसिमिलेट कर लें लार्जर जो मेजोरिटी कम्युनिटीज इसके साथ है। तो मैंने भी कुछ मैं तो आरती जी इतना तो नहीं जानता, लेकिन मैंने भी कुछ इधर उधर से कुछ पढ़ा तो मैंने पाया कि ये कम्युनिटी जो है, सबसे पहले इनकी तादाद, जैसे कि शुरू में भी कहा कि बहुत ज्यादा इनकी तादाद है, 13 करोड़ के करीब में है। और एक और चीज हम लोगों को याद रखने की जरूरत है, जो टर्म्स है इसको भी याद रखें। जो हम लोग डी नोटिफाइड ट्राइब कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये बात सुनकर ताज्जुब होगा, जो लोग की एक टेक्निकल टर्म में डी नोटिफाइड ट्राइब का क्या मतलब। मैंने ब्राह्मण का नाम सुना, क्षत्रिय का सुना, मराठा का, बिहारी का सुना, डी नोटिफाइड ट्राइब का क्या मतलब है। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब ये है दोस्तों, बहुत ही आसान बात है इसको समझना। जब अंग्रेज इस मुल्क के हाकिम थे, साहब थे, बादशाह थे, तो उन्होंने क्या किया कि 150 साल पहले उन्होंने क्या किया कि जो आदिवासी कम्युनिटी जो थी, जिनकी जिंदगी जीने का जो तरीका था, जो साहब की तरह नहीं था, जो अपने तरीके से जीते थे, जो ब्राह्मणवादी तरीके से नहीं जीते थे, वो अपने तरीके से जीते थे, उनको ये कहीं ना कहीं पे खतरा महसूस करते थे वो साहब लोग, और जो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा महसूस किया जाता था। और उसके बाद उनको क्या किया कि उनको एक क्रिमिनल ट्राइब का उन्होंने उसके ऊपर एक लेवल, इसके ऊपर मतलब
लेबल उसके ऊपर चिपका दिया गया। और जब आपको क्रिमिनल ट्राइब कह दिया गया तो इसका मतलब कि आप मुजरिम टाइप के हो गए, आप मतलब जैसे क्रिमिनल हो गए, आपको जैसे आपने जुर्म किया है। और इस आपने जुर्म किया हो या ना किया हो, जब आपकी ऐसी एक कैटेगरी बन गई ना, तो पुलिस वाले भी, साहब भी जो होंगे ना, पहले ही आपके साथ प्रिजुडिस और जो तासुब बोलते हैं ना उर्दू में, अब पूर्वाग्रह से में रहेंगे आपको। जैसे ही आपको, जैसे आजकल होता है ना कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर आपको मिल गए, अरे अरे तुम ही नहीं दंगा किया होगा, तुम ही नहीं ऐसा ही किया होगा, तो पहले ही उनके साथ वो चीजें हो गई। तो आप बताइए अंग्रेजों के जमाने में उनके साथ कितना जुल्म हुआ होगा, वो तो कहानी अलग है। जब मुल्क आजाद हुआ तो आजाद मुल्क के बाद उनको जो क्रिमिनल ट्राइब के अंदर में जो रखा गया था, उसको सरकार ने हटा दिया, तो वो हो गए डी नोटिफाई कर दिया, यानी उनको उस श्रेणी से हटा दिया। लेकिन 1947 के बाद से आज तक उनके साथ कोई भी बहबूद, फलाह और उनकी तरक्की, उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया है। हेलो जी, उन्होंने 11 करोड़ लोगों को बताया कि मतलब 11 करोड़ लोग हैं। और उन्होंने जो जाति जो बताई थी, 1500 नोमैडिक जाति और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की बारे में बात किया, 1500, 1500। और 150 जो था उन्होंने डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात की। ईपीडब्ल्यू के मुताबिक ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स 800 के करीब में, तो उसमें नहीं जाना है, लेकिन 1000-1500 के करीब में तो ही है। उसके बाद ये भी बात हुई थी कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, जो SC ST के खिलाफ जो होते हैं ना लोग, जातिवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ प्रताड़ना करते हैं, उस तरह का प्रोटेक्शन जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है उनको और नोमैडिक ट्राइब्स को भी मिलना चाहिए। फिर था कि उनके लिए सेटलमेंट के लिए आवास भी बनाने की बात हुई थी, लेकिन इन पे कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ स्टोरीज नहीं मिलती है। और मैंने आज क्या किया कि आज मैंने सर्च किया, आपको मैं आरती जी, मैं आपको भी रिपोर्ट कर रहा हूं कि द नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में मैंने थोड़ा गूगल किया, मुझे कोई लिंक भी नहीं दिख रहा है कि कोई ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में है, ये क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा, इतनी बड़ी आबादी के लिए बना हुआ कोई संगठन, कोई महकमा है, उसमें काम करने वाले लोगों का पता ही नहीं है, दे आर नॉट टू बी फाउंड, मतलब जहां तक मेरा इंटरनेट ने जो बताया। तो ये बहुत ही परेशानी की बात है। और जनरली इंडिया में होता क्या है, हिंदू मुसलमान का मामला चल रहा है या क्या होता है कि हम बहुत लिमिटेड तरीके से डिबेट आपको करते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा मैंने इसको आपको आपके सामने ये सारी चीजें एक बार मैंने रख दी। अब आप जरा ये बताइए, आपने जो आपने एमफिल में जो आपने रिसर्च किया है, तो थोड़ा सोशियोलॉजिकली आपकी और क्या क्या मालूमात है। एक तो आपने हमें बता दिया कि उनके जीने का तरीका अलग है, वो नेचर के बहुत करीब है, वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के पार्ट नहीं है। कुछ और भी उनके इंपेरिकल कुछ इंफॉर्मेशन कुछ हो तो उसको भी शेयर कीजिए। और आपने किस मौजू पे काम किया है उसको भी जरा बताइए, और क्या कंक्लूजन आपके निकले, और कैसे ये इशूज जो है, जो अम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स जो है और जो सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है। जी थैंक यू। जी, मैं आपके इंफॉर्मेशन में आपने जो दिया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटा दिया गया था, पर उसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि उसके बाद हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बना था जी और जी वो अभी तक है। तो जी मतलब आप डी नोटिफाइड हुए हैं या पूरी तरह से वो नहीं बोल जी सकते हो, क्योंकि बिल्कुल पुलिस को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है जी बाय स्टेट कि अगर कुछ भी होता है चोरी, तो सबसे पहले कौन सी कम्युनिटीज को आपको टारगेट करना है, कि हो सकता है उन्होंने ही चोरी किया होगा। तो जी इस तरह से है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे तो था ही, अभी भी चल ही रहा है। कहीं सारी पॉपुलेशन है वो कमीशन के रिपोर्ट में आया है, उनके रिसर्च में आया है, पर सेंसस में इनकी कोई गिनती नहीं होती है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे कि सेंसस होता है तो हम घरों का मैपिंग किया जाता है, घरों में वहाँ से काउंट किया जाता है। पर जो लोग घरों शेफर्ड कम्युनिटी की, नोमैडिक शेफर्ड कम्युनिटी की, तो उनको काफ़ी छोटी उम्र में 7-8 साल के हो जाए और तभी उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है घर के काम की और शेफर्डिंग के काम की उनको लेनी होती है। और उसकी वजह से और सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से उनकी जल्दी शादी हो जाती है। उनको बहुत ही छोटी उम्र में प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस लेना होता है और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है,
क्योंकि नोमैडिक कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल ही इनविजिबल है, तो उनके लिए हेल्थ जैसी सर्विसेज या एजुकेशन जैसी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाए, इसके बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं जाता है। जैसे कि मैं बोल रही कि उनके नंबर में काउंटिंग में ही नहीं है, तो बिना कोई हॉस्पिटल के एक्सेस के उनको बहुत डिफ़िकल्टी से जाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा देखते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्यूपेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप बिल्कुल भी इधर-उधर आपका ध्यान गया तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए बहुत सारा, आपके इतने सारा लाइव स्टॉक होता है, उसमें बहुत बार चोरी हो सकती है, या फिर जंगली जानवरों का थ्रेट हो सकता है। और अगर उनको प्रॉपरली टाइम पे अगर चारा और पानी ना मिले, तो कई सारे उनको बीमारियां हो सकती है, वो मर जा सकते हैं। तो इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बार वुमेन जो है वो अकेली हो जाती है उनकी प्रेगनेंसी में। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो कैंप में, मैं जो बोल रही थी, अलग अलग जगह पर जब जाते हैं, तो वो अपना जहाँ घर बनाते हैं, वो बहुत बार वहाँ पे अकेली होती है, उनको अपने हाथ से ही अपना डिलीवरी करना होता है। तो अ, कुछ कुछ पार्ट में हो सकता है कि गांव के आसपास हो, हॉस्पिटल आसपास हो, तो वो पहुंच जाए। पर बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे होता है कि उनको अपने विदाउट किसी की हेल्प के बच्चे का डिलीवरी करना पड़ता है। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि औरतों की या बच्चों की जान भी जा सकती है। तो ये सारे इश्यूज़ के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, किसी तरह का हेल्प नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, तो कोई एनजीओ आके हमें कुछ थोड़ा बहुत दे देगा। पर शेफर्ड कम्युनिटी के साथ मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, जितने भी एनजीओज काम करना चाहते हैं, तो उनका नज़र उनकी इंडिजिनस नॉलेज के ऊपर होता है। वो एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते हैं नोमैडिक वुमेन के। तो किसी तरह से कोई हेल्प उनके पास नहीं पहुंचता। अ, उसके बाद अगर और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने बोला कि ब्राह्मणिकल कल्चर से बहुत अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन कम्युनिटी के वुमेन के साथ इंटरनल विद इन कम्युनिटी वायलेंस नहीं है। ये जब वुमेन मतलब एक जिम्मेदारी के टाइम पे जब अकेली होती है, एक तरह से स्टेट तो वायलेंस कर ही रहा है। ये एक तरह से उन विद इन अ कम्युनिटी भी वुमेन के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में, गांव के 7-8 किलोमीटर बाहर ये कैंप लगाते हैं अपना। तो एक बच्ची 5-6 साल की बच्ची को आँख में इंजरी हो गई थी, और उसकी माँ अलग-अलग काम में शेफर्ड कम्युनिटी की औरत को रेस्ट करने के लिए या ब्रेक लेने के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है। वो दिन भर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो बच्ची 2 दिन से रो रही थी उस इंजरी की वजह से, पर 2 दिन के बाद माँ को टाइम मिला उस बच्ची की तरफ ध्यान देने के लिए। अब वो गाँव तो 5-6 किलोमीटर पे दूर है, तो वो चल के बच्ची को लेके 5-6 किलोमीटर तक चल के गई, और जाने के बाद उनको पता चला कि जिस टाइम पे वो पहुंची गांव में, उस टाइम पे हॉस्पिटल बंद हो जाता है, डॉक्टर नहीं रहते हैं। तो फिर वो पहुंचने के बाद तो निराश हो गई। किसी ने बोला कि आप यहाँ से कुछ किलोमीटर पे शहर है, वहाँ पे शायद हॉस्पिटल ओपन होगा, तो आप वहाँ पे जाओ, ऐसा उनको किसी ने बताया उस गांव में। तो वो फिर से चलने लगी। चलते चलते हमें लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, पर नोमैडिक वुमेन उतना डिस्टेंस कवर कर लेती है।
कम टाइम में। तो वो चलते चलते शहर में गई, वहाँ पे उनको पता चला कि जितना डॉक्टर का फीस, जितना डॉक्टर चार्ज करते हैं उतना पैसा वो कैरी नहीं कर रही थी। तो वो उनको पता नहीं था कि इतना खर्चा आता है वगैरह। तो वहाँ से डॉक्टर ने मना कर दिया, बिना फ्री में इलाज करने से डॉक्टर ने मना कर दिया। वो वापस निकली तो गांव में किसी ने उनको बताया कि कोई बाबा है, वो अपने टंग का यूज करके कोई भी इंजरी ठीक कर देता है, तो आप उसको, बच्ची को उधर लेके जाओ। तो फिर दूसरे दिन वो ट्रीटमेंट के लिए उस बाबा के पास पहुंच जाती है। तो इस तरह से एक वुमेन का स्ट्रगल होता है एज अ मदर, एज अ शेफर्ड वुमेन। तो और एजुकेशन के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है, तो अगर किसी ने बहुत किसी की, और ये होता है कि औरतों को समझ में आता है कि ये जो लाइफ है बहुत डिफिकल्ट है, तो किसी तरह से अपनी बच्ची को इससे दूर भेजना है, तो वो कोशिश करती है कि स्कूल में भेजे। तो ये होता है कि एक जगह पे नहीं रह रहे हैं, तो फिर स्कूल में कैसे जाएंगे। तो कभी कभी 6 महीने इस स्कूल में, 6 महीने किसी दूसरे स्कूल में, टीचर्स को रिक्वेस्ट कर करके किसी तरह से कोशिश करते हैं, पर सेफ्टी नहीं है, तो इसीलिए शादी कर देते हैं, तो स्कूल छूट जाता है। तो बहुत सारी लड़कियों को 6th 7th के बाद पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। किसी तरह से अगर कोई रिलेटिव्स वगैरह गांव में रह रहे हैं, उनके साथ रह के अगर मतलब किसी एक आध एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि उनको पढ़ने का मौका मिल गया है, और मौका मिलता भी है, तो वो जो मैंने बोला था कि स्कूल का एटमॉस्फेयर हो जाए या कॉलेज का एटमॉस्फेयर है, बहुत वेलकमिंग नहीं होता है। तो फिर और मैं अब एक हॉस्टल में गई थी, जहाँ पे सारे नोमैडिक कम्युनिटीज के बच्चे ही रहते हैं। तो वहाँ पे वहाँ के टीचर्स बता रहे थे कि ये जो बच्चे हैं उनको ये चार दीवारी में ये रूटीन में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बार बार भाग जाएंगे वहाँ से, या फिर उनके जो वॉशरूम भी है वो जैसे कैंप में रहते हैं, उस तरह से उनको बनाना पड़ता है। तो उनके हिसाब से चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो ये सारे जगह पे हमको नहीं दिखेगा कि किसी नोमैडिक कम्युनिटी के बच्चे के हिसाब से स्कूल का एनवायरनमेंट बनाया गया हो, इतना फ्रेंडली कहीं नहीं दिखेगा। एक आध हॉस्टल हमें ऐसा मिल सकता है, किसी ने अच्छा सोच के कोई कम्युनिटी से ही किसी ने सोचा होगा कि इस तरह से बनाना चाहिए। तो सारी जगह से जो है वो एक्सक्लूड ज़्यादा, मतलब हम ट्राई भी करें कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, अपने अपने बारे में लिखना है, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि उस कोशिश में गए और उनको निकाल, उस वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया। एक चीज बताइए आप, एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं इनकी डेमोग्राफी जो है वो स्टेट वाइज वेरी करती है, किसी किसी स्टेट में वो क्या ज्यादा कंसंट्रेटेड है या किसी में कम है। क्योंकि एक और बात थी जो मैंने वो रिकमेंडेशन पढ़ी थी 2008 में कि उसमें सेंसस भी कराया जाए, इसका इसका कि कम्युनिटीज वाइज सेंसस भी इनका कराया जाए। तो कुछ क्या आपके पास डेटा है किस स्टेट में वो ज्यादा है, किस इलाके में ज्यादा है? और मैंने कुछ रिसर्च किया तो ये भी पाया कि शहरों में भी इस तरह की चीजें हैं। हमको ये लगता है ना कि वो लोग जंगल में हैं और बिल्कुल ऐसे गांव में और रूरल एरिया में ऐसा नहीं, उस शहर में भी वो प्रॉब्लम है। तो कुछ उनका स्टेटिस्टिक्स है और कुछ उनके पास, कुछ आपके पास डेटा बताएंगे कि क्या एजुकेशन में कम से कम हेल्थ और इसका क्या उनके पास अभी क्या, उनके क्या कहाँ वो ठहरते हैं। पॉलिटिक्स की बात थोड़ी देर बात करेंगे जी। जी, ये सवाल तो हम सबको भी है
अभी हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग नोमैडिक कम्युनिटीज के लोग एक साथ आए और अपने सवालों को एक जगह पे रखे। तो हम सबको भी यही सवाल है कि डेटा कहाँ है, क्योंकि डेटा कौन देगा? डेटा है ही नहीं, ये इसका सीधा जवाब है कि कहीं नहीं है डेटा। कमीशंस जो हुए हैं उसमें जी जितना जी, इंफॉर्मेशन है बस उतना डेटा ही। की अपनी पॉलिटिक्स है। आरती जी, डेटा की अपनी पॉलिटिक्स है, मैं जान रहा हूँ कि डेटा की अपनी पॉलिटिक्स है। डेटा कौन बनाता है, डेटा की डिजाइनिंग कैसे होती है, उसका टेबल कैसे बनता है। एक ही इंसान को अगर आप चाहें तो दूसरे डेटा में भी रख सकते हैं, दूसरे कॉलम में भी रख सकते हैं। ये सारी पॉलिटिक्स है। मैंने ऐसे ही पूछा कि एक फैक्ट शीट पे हम्म। होता है ना, कि क्या फैक्ट शीट कुछ हमारे पास है जिसके लेके हम, मान लीजिए जो भी हमारे भाई या जो भी हमारे साथी इस आपको सुन रहे हैं, तो क्या एक तरह का आंदोलन, एक तरह की एक तहरीक से जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, क्या हम लोग एक साथ आ सकते हैं? जो कुछ भी लोग सेटल होके उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन से लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर बने हैं, वह वही लोग ये है जो ये सवाल उठा रहे हैं कि सेंसस का सवाल हो जाए या फिर हेल्थ का, एजुकेशन का सवाल हो जाए। तो हम आपस में बात करते समय एक बात ये आई थी कि हम अब ऐसा खुद ही नेटवर्क बनाएं और खुद ही अपने कांटेक्ट में लोगों को पूछे कि आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं, और वो डेटा प्रोड्यूस करो। तो अभी तक तो ऐसे कहीं देखा नहीं गया है कि एक कॉन्क्रीट डेटा हो जिसके हिसाब से हम बोल पाए कि इतना परसेंट लोग यहाँ पे है, या फिर उसके बेसिस पे कुछ भी आगे की पॉलिसीज या कुछ बन पाए, ऐसा कॉन्क्रीट डेटा। तो यही जवाब है कि नहीं है ऐसा। जी अच्छा, ठीक है, डेटा नहीं है तो डेटा तो आप कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, आंदोलन तेज होगा तो डेटा भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज एक और बताइए, बहुत सारे राज्यों में क्या होता है कि बहुत सारे राज्यों में मतलब कुछ और भी कम्युनिटीज है। जैसे मैं अपना 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 एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं बिहार से मेरा ताल्लुक है, और बिहार में मैं चंपारण जिले से। तो एक हम्म। एक दिन की बात क्या हुआ कि एक दिन शाम को मैंने देखा, मैं जब मतलब शाम को मैं ऐसे ही चल रहा था, तो मैंने देखा कि जो गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए, मतलब कुछ लोग थे, और शाम को 6 या 7 बजे करीब कुछ खाना पका रहे थे। तो मैं वहां पे जब गया, तो वहां पे मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन है। उनको होता है थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में उनको डर लगता है, पता नहीं कौन है क्या पूछे। बाद में थोड़ा कंफर्टेबल उन्होंने बताया कि वो पासी के जिले से, मतलब जो तकरीबन वहां से 50 या 60 किलोमीटर दूर था, तो उतनी दूर से लोग आए हुए थे। और ऐसे ही वो लोग अपना कुछ 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 श्रम भी करते हैं, कुछ किसी तरह से अपनी जिंदगी काटते हैं, और फिर वो लौट भी जाते हैं। तो पता नहीं उन तरह के लोगों को हम कैसे कहेंगे। और कुछ होता है क्या, कुछ और भी लोगों को मैंने देखा है, अपना अपना जानवर लेके आते हैं, खासकर भैंस लोग लेके आते हैं, और जो खेत जो होते हैं ना, खेत या बागीचे, वहां तो पड़ाव डाल देते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं, 1 आध महीने के अंदर में। पता नहीं हम लोग तो उनको माफ दीजिएगा, हम लोग को नट और बोलते हैं हम लोग उनको। जैसे मान लीजिए, तो मतलब हम जो मैंने बचपन से सीखा, जो मेरे बाप दादा या जो मेरे गांव के लोग भी कहते हैं। और बहुत सारा काम करते हैं, मधुमक्खी को जो निकालने वाला भी काम होता है वो भी करते हैं। फिर कुछ लोग क्या होता है ना कि जो मसाला जो पीसते हैं ना, जिस हम्म। पत्थर पे मसाला पीसते हैं गाँव के अंदर में, तो उसको वो करते हैं, वो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, उसको आपको शार्पन करते हैं उसको। तो जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, उसके लिए हम टूंगना बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में। पता नहीं हिंदी में हम्म। जो करते हैं। तो इस तरह के लोग को क्या हम लोगों को, अच्छा जो लोग बकरी पाल रहे हैं, या जो लोग जो अपने आप को गुजर कह रहे हैं, या ऐसे लोग भी कह रहे हैं जैसे राजस्थान और ये, इन सारे लोगों को कैसे, कहाँ इनको आप फिट करते हैं? क्या उनको हम लार्जर उस नोमैडिक ट्राइब के अंदर में रखेंगे, या ये कास्ट के अंदर इंटीग्रेटेड हो सकते हैं? अ, पूरी तरह से जैसे कि मैंने बोला कि कुछ मेरी कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं वो नोमैडिज्म में है, और कुछ लोग सेटल हो चुके हैं। तो ऐसा पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि हम वो कास्ट में एसिमिलेट नहीं हुए, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। कुछ
कुछ नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कास्ट में एसिमिलेट हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ तो कास्ट तो मतलब आपका चॉइस नहीं होता है ना। मतलब यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज, जितने भी कास्ट कम्युनिटीज है, वो तो ब्राह्मणिज्म की वजह से उनका पर्टिकुलर कास्ट हो जाता है। तो अगर इस सोसाइटी में है तो आपको कास्ट की तरह ही देखा जाता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि गुजर या धनगर ये कास्ट ही बोलते हैं, मतलब क्योंकि उनका अलग अलग नाम है, उनका अलग अलग कल्चर है। तो एक सोसाइटी और आपस में शादियां नहीं होती है। तो बहुत सारे फीचर्स है जो कास्ट के फीचर है इनमें। तो उनको जब कोई ब्राह्मणिकल नज़र से देखता है या फिर सेटल सोसाइटी के नज़र से देखता है, तो ये आप उसको कास्ट की तरह ही देखेंगे। तो ये जो आइडेंटिटी का सवाल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत बहुत सालों तक तो इस सवाल पे तो कुछ बात ही नहीं हुई कि अलग आइडेंटिटी है। जितना 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 ट्राइबल सोसाइटी में अपना आइडेंटिटी को लेके जितना असर्शन है, उस तरह से नोमैडिक कम्युनिटीज़ में हम देख सकते हैं कि जो लोकल लिटरेचर है, जैसे कि मराठी लिटरेचर है, उसमें हम देख सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी का असर्शन उस तरह से अलग से किया जाता है। बट उसमें साथ ही साथ ये भी दिखेगा कि कास्ट सोसाइटी का ऑपरेशन कितना ज़्यादा है। और जब ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ जब एसिमिलेट होती है, तो उनको ये भी दिखता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को अनटचेबल माना जाता है, तो वो भी प्रैक्टिस करने लग जाता है। मतलब हम नोमैडिक कम्युनिटीज़ के अपने सवाल, अपना स्टेटस कितना भी हो, पर वो भी देखेंगे कि ये दलित कम्युनिटी है, इनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करनी होती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है ये, ऐसे सेपरेटली हम नहीं देख सकते कि ये नोमैडिक है, ये कास्ट है। जी 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 जी। और अब मैं भी एक मीटिंग और एक डिस्कशन में तो सारी चीजें तय नहीं हो सकती है। एक चीज और बताइए, बस आखिरी सवाल, मतलब दो आखिरी सवाल हैं, आप एक साथ ले लिए अलग अलग। एक एक थोड़ा सा इससे लिंक ही है जो अभी आपने बोला। तो फिर ये नोमैडिक ट्राइब जो है या फिर डिनोटिफाइड ट्राइब है, उसका एक सोशल बेस जो बनेगा, क्या इसको वाइडन करने की जरूरत है, इस तरह की कॉन्शसनेस लाने की जरूरत है, और उसके लिए क्या हो रहा है? और इसी तरह लिंक सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल डोमेन में आप देखिए कौन लोग इस इश्यू को लेकर कॉन्सर्न है, और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो यंग स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, कुछ हद तक हम एक्टिविस्ट भी अपने आप को कहते हैं, तो हम लोगों का क्या रोल और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? एक तो सवाल भी आए थे कि आरती जी से समाधान पूछे, होता है ना, बहुत ही समस्या तो सब बताते हैं, समाधान क्या है? कुछ समाधान भी बताइए। हमारा, हम पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे लेके चले, इस सोशल बेस को कहाँ तक बड़ा करना है, कहाँ तक छोटा करना है, ये भी सवाल जरा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक नोमैडिक कम्युनिटीज़ या डिनोटिफाइड कम्युनिटीज़ को एक साझे में नहीं देख सकते हैं। इसमें कई सारी कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ है, उनको एक तरह से समझेंगे तो फिर से वही गलती हम कर देंगे कि एक तरह से चीज़ें भी डिसाइड कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले तो उनका सेंसस होना चाहिए। अभी अगले साल सेंसस है, तो सबसे पहले जो डिमांड रखनी है हम एक मूवमेंट की तरफ से, तो ये है कि नोमैडिक कम्युनिटीज़ को सेंसस में कैसे लाएंगे, उसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, ये सवाल सबसे पहले हमको आगे रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी किस रीजन में नोमैडिज्म प्रैक्टिस करती है, उनके लाइवलीहुड रिसोर्सेस बचे हैं नहीं बचे हैं, उन कितना एजुकेशन तक पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं। तो ये सारे सवालों की जवाबों की शुरुआत सेंसस से ही होगी। उसके बाद ही हम बोलेंगे कि इतना % पॉपुलेशन इस जगह पे है, उनके लिए ये सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए। ये बोलने का बेस ही अभी हमारे पास
नहीं है। फिर भी जो भी लोग पढ़ाई किए हैं, जो भी लोग सामने आए हैं, तो दूसरा तरीका ये करते हैं कि अपने बारे में लिखे। बहुत सारे महाराष्ट्र में बहुत सारे नोमैडिक कम्युनिटी से जो लोग हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी है अपनी लैंग्वेज में, जिसे यहाँ पे डायलेक्ट बोलते हैं, पर वो भी इनजस्टिस है। उनका अपना सेपरेट लैंग्वेज होता है, वो किसी लैंग्वेज का डायलेक्ट नहीं होता है। तो उन्होंने अपनी अपनी डायलेक्ट में लिखा है अपने अपने सवालों के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह से बोलना पड़ेगा। रिसर्च होता है, वो भी जितने भी रिसर्च होते हैं वो एक मैंने बोला कि एक तो कॉलोनियल नज़र से होता है, दूसरा एक कास्ट सोसाइटी की नज़र से होता है। तो ये डीकोलोनाइज डीब्राह्मनाइज मेथड यूज़ करके हमको इनका सवाल समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी अभी सेटल मतलब नोमैडिज्म में है, तो उनके लिए बहुत सारी कम्युनिटीज़ की अपने अपनी मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठ के सह रहे हैं। तो उनके अगर डिमांड्स देखेंगे तो उसमें है कि हमारे लिए मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल क्लिनिक बनाओ, हमारे लिए मोबाइल स्कूल बनाओ, हमें अपने सुरक्षा करने का कुछ हमारे पास शस्त्र रखने का इजाज़त दो, क्योंकि बहुत बार जंगली जानवरों से अटैक होता है, बहुत बार कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे लिए हॉस्टल्स बनाओ, अगर मोबाइल स्कूल नहीं बन रहे हैं तो हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाओ, ताकि हम वहाँ पे भेज सके पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे कई सारे कम्युनिटीज़ के डिमांड है। तो हम मेन स्ट्रीम में हमें लग सकता है कि ये पहली बार हो रहा है, हमको पता नहीं था, मीडिया में बोला नहीं जा रहा था, बट कम्युनिटी बोल रही है, वो बोलती रहती है, पता नहीं हमको कैसे नहीं दिखता। जी, आपने कहा ना कि जो मेथड है, हम लोग का जो मेथड है, कॉलोनियल टाइम में कॉलोनियल मेथड था और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में आपके कास्टिस्ट मेथड है, और या कहे कि ब्राह्मणिकल मेथड है। तो हम कितना भी ब्राह्मणिज्म को क्रिटिक कर लें और अपने आप को बोले कि नहीं हम तो उससे अलग हैं, हम भी मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी बता रहा हूँ, हम भी उसी के चश्मे से कई बार हम देखते हैं। और जिस कम्युनिटीज की तारीख जो है वो हजारों साल पुरानी है, उसको हम कहते हैं उस कम्युनिटी में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आप बताइए। मैंने तो आज ही उसके बारे में रिसर्च किया। तो ये जी, ये हमारी लिमिटेशंस है, और हम लोगों को इस बात का एतराफ और इसको कबूल भी करना चाहिए। एक चीज बताइए, कुछ पॉलिटिक्स में क्या आपको लग रहा है कि इस इश्यूज को लेके कोई ऐसी खास तो पॉलिटिकल ग्रुप जो है जो ज्यादा कंसर्न, या सबका एक ही रुख है? जी। अभी जो इस साल में जो एनआरसी सीए को लेके आंदोलन हुए थे, तो जी। महाराष्ट्र के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने एक ये सवाल उठाया था कि नोमैडिक कम्युनिटीज का क्या होगा अगर आपने एनआरसी लगा दिया तो। उसके बाद कुछ कुछ मतलब जैसे 90s में मूवमेंट हुआ था महाराष्ट्र में नोमैडिक कम्युनिटीज के लोगों का। तो वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग थे, अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ ही थे। उनका काफ़ी सारा काम रहा है, और उन्होंने काफ़ी सारा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। कुछ एमएलए हुए, लक्ष्मण माने जिनका नाम है, उन्होंने विधानसभा में बहुत सारे सवाल उठाए हैं। तो हमारे पास अभी वो है, जिस तरह से उन्होंने थियराइज किया था, जिस तरह से रखे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपसेंट है पॉलिटिक्स में लोग, पर बहुत कम है, बहुत मतलब जी, हम गिन मैंने सकते हैं। आपसे कि मैंने कहा आपसे कि मैं 2 ही सवाल पूछूंगा, लेकिन 3-4 पूछ ले, ये आखिरी हैं। आप देखिए, हम सब लोग चाह रहे हैं कि अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है वो काफी आगे बढ़े, लेकिन महाराष्ट्र में मतलब एज ए, अगर मैं एक पत्रकार के नाते से अगर पूछूं आपसे सवाल, तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ऐसे, या फिर आप कहें कि आप ब्राह्मणिकल चश्मे से चीजों को देख रहे हैं?
हाँ, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं क्यों जो जो पढ़ लिख गए हैं, और हमें परसेंटेज भी नहीं पता। पर बोल सकते हैं कि 1-2% लोग हैं नोमैडिक कम्युनिटी से जिनके पास एजुकेशन पहुंचा है। उनमें से मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बन जाती है, अगर कोई पढ़ लिख जाता है तो अपनी कम्युनिटीज़ के सवाल उठाने के। तो कोशिश करते रहते हैं लोग, पर किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जगह मिलना तो बिल्कुल आसान बात नहीं है। उसके ऊपर रिज़र्वेशन भी नहीं है। अ अ मतलब लोकल बॉडीज़ में, गवर्नमेंटल बॉडीज़ में रिज़र्वेशन महाराष्ट्र में दिखता है, पर वहाँ पे भी इतना आसान नहीं होता है कि आप इलेक्शन जीत जाओ, और आप रिसोर्सेज कहीं नहीं है। मतलब आपको पता है कि कोई इलेक्शन अगर लड़ना है तो कितना सारा रिसोर्स लगेगा, कम्युनिटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना एजुकेशन नहीं है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात है कि आपको पार्लियामेंट तक पहुंचना या विधानसभा तक पहुंचना। फिर भी 1-2 लोग हमें दिखेंगे कि वो पहुंचे और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मूवमेंट खड़ा हो पाए। तो हम आशा ही कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं उन वो सक्सेसफुल हो इस बारे में। तो आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। दोस्तों साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आज आरती जी ने बहुत ही डिटेल में हम लोगों को बताया नोमैडिक कम्युनिटीज के बारे में और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। खुद उसी समुदाय से आती हैं और हमारे ऊपर जो जो चश्मा जाने अनजाने में जो मेन स्ट्रीम का कहिए या ब्राह्मणिकल कहिए, उस कुछ चश्मे तो जरूर टूटे हैं आज इनसे बात करने के बाद। और एक बार फिर बता दें जी कि जो दोस्त हमारे थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं, कि आरती कड़े जी अभी टिस में पीएचडी कर रही हैं। और इनका इनका जो पीएचडी का जो टॉपिक है और जो एमफिल का इनका टॉपिक था, वो कहीं ना कहीं नोमैडिक ट्राइब से जुड़ा हुआ है और खासकर जो जेंडर के सवाल थे उनसे जुड़ा हुआ है। एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने नागपुर से पढ़ाई की है जर्नलिज्म में और बाद में वो टिस में रिसर्च करने गई और जो अपने जो कम्युनिटी के जो सवाल है उसको उठा रही हैं अपने एक्टिविज्म अपने लेखनी के साथ। इनके इनके साथ बात करके मुझे ये लगा कि जो एकेडमिक्स में ज्यादातर जो लोग होते हैं जिनकी बातें समझ में नहीं आती हैं, ऐसी बात आरती जी के साथ नहीं है। हर बात सबको समझ में आ गई और इसीलिए इतने सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुछ एक दो साथियों ने एक भी सवाल पूछा था कि सुझाव दीजिए उनका, तो मैंने सुझाव नोट किया और मैंने सोचा कि एक बार बता दूं। आरती जी का कहना है कि सबसे पहले अगर नोमेडिक ट्राइब्स के बारे में और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में अगर कुछ भी करना है, तो सबसे पहला जो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हम दबाव डालें सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि सेंसस कराएं। सेंसस कराने के बाद जो नोमेडिक कम्युनिटी के जो पोजीशंस हैं, उनकी जो नंबर है, उनके जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो हालत है सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, तो उससे हम बात करने की पोजीशंस में होंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा, रिसर्च करने की जरूरत है। जो इस समाज से जो भी लोग, जिनको भी जो भी भाषा आती है, मान लीजिए मराठी आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, जो भी आती है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे, रिसर्च करें। और उन्होंने ये भी कहा कि कम्युनिटीज की तरफ से बहुत सारे डिमांड्स एंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इनको लोग दिखाते नहीं है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है। जैसे कि मोबाइल स्कूल खोलने का, मोबाइल हॉस्पिटल खोलने का, नोमेडिक ट्राइब के लोगों को, बच्चों के लिए, उनके लिए ये देने का, क्या कह रहे हैं कि उनके लिए हॉस्टल्स बनाने का। पॉलिटिकल मामलों में उन्होंने कहा कि जो अम्बेडकराइट संगठन है, उन लोगों ने एनआरसी का जो मसला था, जिसमें कि जो हमारी सिटीजनशिप है और कागज का जो रिश्ता है, इसको लेके उन्होंने बहुत ही प्रॉब्लमेटाइज किया और कहा जो कागज हैं वो तो उन्हीं के पास होते हैं ना जो कि बड़े लोग हैं। अब हमारे एक दोस्त ने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी आदिवासी हैं, उन्होंने एक दोस्त ने एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने कहा कि उनके गांव में कोई साहब गए और जमीन का कागज मांगा, तो अपने घर से एक पत्थर उठा के लेके आए। और उन्होंने कहा कि यही यही तो उनके पास सबूत है, क्योंकि ये पत्थर जो था वहां पे इतने सालों से पड़ा हुआ था। तो जो हमारा मॉडर्न फ्रेमवर्क है, वो पत्थर को सबूत मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए आधार कार्ड,
या जो स्टैम्प पेपर हैं और जो पेपर है उसी को मानते हैं। ये भी एक तरह का कोर्सन, एक तरह का जो एक तरह जो ऊपर बैठे साहब लोगों ने जो भी डिसाइड कर लिया उसको लाखों करोड़ लोगों को मानना है। तो आपने तो बड़ी साफगोई के साथ सारी बात कह दी। हम आरती जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और इससे पहले इस प्रोग्राम को खत्म कर दें, एक बार फिर आरती जी आपको आखिरी मौका, कुछ अगर आप कहना चाहते, एक आध मिनट के अंदर में जो चीजें छूट गई, कुछ अपने भाई लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, अपने दोस्तों को पैगाम देना चाहते हैं, तो कुछ अपनी बात कर दीजिए, फिर हम प्रोग्राम को खत्म। जी अभी यही सबसे ज़रूरी सवाल बन गया है जो अभी एनआरसी हो सकता हमारे सर पे वो एक टांगती तलवार की तरह है कि कभी भी लॉकडाउन निकल जाएगा और ये एनआरसी लगाना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट। तो ऊपर से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारा सेंसस भी होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए। तो मेरा सबसे यही कहना है कि जितना जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर होने वाला है, उतना ही इम्पैक्ट नोमैडिक कम्युनिटीज़ के ऊपर होने वाला है, क्योंकि पता ही नहीं है, फिक्स एड्रेस नहीं है, क्योंकि हम बहुत कम्युनिटी का फिलॉसफी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक जगह पे आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो और उनकी कई सारे ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं कि उनको एक जगह पे रहना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर एड्रेस कहाँ से होगा? गांव के बाहर होते हैं, एड्रेस नहीं होता है, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी बनना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, रेसिडेंशियल तो सवाल ही नहीं आता। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में अगर आप पूछेंगे तो उनका जवाब आएगा कि किससे लाए वो सर्टिफिकेट? हम नेचर में पैदा हुए थे क्या, नेचर से सर्टिफिकेट लाए? या फिर किसी को पूछा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो नहीं पता है कौन सी गांव में थे हम उस समय। जैसे कि अभी लॉकडाउन में एक बात ऐसी हुई थी, 1 जून को मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का, अचानक से मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का बर्थडे एक ही दिन है। तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि इतने सारे लोग 1 जून को क्या बर्थडे कैसे हो सकता है? और बहुत सारे नोमैडिक कम्युनिटीज़ के जो एक्टिविस्ट है उनका सबका बर्थडे 1 जून को था। तो फिर मैंने मेरे एक प्रोफेसर है, उनको बधाई देने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया। तो बोलते कि ये बर्थडे मुझे आज नहीं है मेरा, हम मेरे साथ के जितने भी लोग थे, आप हम एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी लोग हैं उनका 1 जून को ही दिखेगा, क्योंकि ये सब स्कूल में जब डाला गया था उस समय 1 जून आपका बर्थडे है, इस तरह से हमको बताया गया था। तो ऐसी हालत है कि हमें पता ही नहीं है तारीख कौन सी जगह पे। और सबसे ज़रूरी बर्थ सर्टिफिकेट ही बोला गया है, वो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, आपके दादा परदादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना है। तो मतलब अब हमारे सरकार को पता भी है कि मतलब वो जो जिस सोसाइटी को रूल करना चाहते हैं वहाँ पे लोग किस सिचुएशन में रह रहे हैं, या वो जानबूझ के देखना नहीं चाहते हैं। ये मेरा सवाल है कि अगर आप किसी स्टेट को रूल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग अलग अलग सिचुएशन में रहते हैं। और ये जो कोशिश है एनआरसी लगाने की, तो ऑलरेडी नोमैडिक कम्युनिटीज़ का सिटीजनशिप का बहुत बड़ा सवाल रहा है। एक तो क्रिमिनल करके स्टिग्मा दे दिया था, उसके बाद सेंसस में नहीं हो तो मतलब आप सिटीजन हो भी या नहीं। अब हम यहाँ तक पहुँचे कि अब पूछे कि क्या भाई हम सिटीजन हैं, तो आप बोल रहे हो कि नहीं, आप सर्टिफिकेट दिखाओगे तब पता चलेगा। तो ये क्या मजाक हो रहा है? ये
नहीं समझ में आता। तो अभी हमें सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि इस सवाल को, ये बहुत ज़रूरी सवाल है नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए, एनआरसी को अपोज करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे जो है उनको कहीं पे जगह नहीं रहेगी। शायद हो सकता है कि रोहिंग्या की जिस तरह से हालत है, स्टेटलेस है, उस तरह से खतरा इस बहुत सारे लोगों को, काफ़ी सारा पॉपुलेशन है, 15 करोड़ तो कमीशन ने गिना है, और जो नहीं गिना वो तो हमें पता भी नहीं है, तो उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये सवाल है कि इस पॉपुलेशन के लिए हमको ये जो सवाल है वो हमेशा आवाज़। जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो यही मेरा कहना है कि फिलहाल सबसे ज़रूरी सवाल इस एनआरसी जैसी चीज़ को और सीए जैसी चीज़ को अपोज करना है, क्योंकि बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटीज़, नोमैडिक तो है, साथ में मुस्लिम भी है, तो उनका तो सवाल तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दोस्तों, आरती जी ने जो आखिरी में जो कहा वो काफी अहम है। और आप जरा सोचिए कि कैसे महाराष्ट्र के विदर्भा के आपको वर्धा में एक नोमैडिक लाइफ से आने वाली एक स्टूडेंट कहिए, एक लड़की कहिए, उन्होंने किस तरह से शाहीन बाग में जो मूवमेंट चल रहा है उससे अपने आप को जोड़ा है। और जो जो भी दुष्प्रचार जो था, जो प्रोपेगेंडा था, एस्टेब्लिशमेंट का, सीएए का जो मसला है वो सिर्फ मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ और इशारा कर रहा है देश हित में नहीं सोच रहे। लेकिन सीएए का जो इशू है वो यहाँ के दलित और आदिवासी पिछड़ी जो कम्युनिटी है उनके ऊपर भी ये मार है, क्योंकि कागज तो नहीं होगा आपके पास तो आपका सिटीजनशिप जाएगा, और कागज तो उन्हीं के पास है जो साहब लोग हैं। तो बहुत कुछ और बात करने का मन है, लेकिन किसी और दिन हम आरती जी को बुलाएंगे। आरती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी दोस्त आरती जी से राब्ता करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, मैंने इनका ईमेल आईडी भी आपके साथ शेयर किया है। अब आरती जी के साथ आप भी जुड़िए, और ये जो कारवां है जस्टिस के लिए और इक्वालिटी के लिए, इसको हमें आगे बढ़ाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम आरती जी को भी दोबारा लाएंगे और किसी और मेहमान के साथ अगले रोज फिर हम